मैं ग्रुप के सभी संचालक मंडल और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। कितने अच्छे कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। मेरी जिंदगी का मेरे 16-17 साल का जब था, उस समय का एक प्रसंग मुझे अभी याद आ रहा है। मैं स्विमिंग टैंक पर रोज जाता था। एक दिन ऐसा ही घूमने को उधर गया था। कोई तैरने का ऐसा इरादा तो मन में था नहीं, केवल देखने का इरादा था। पीछे से एक आदमी वहां पे आ गया और उन्होंने मुझे पूछा, क्या भाई तैरना जानते हो? मैंने बोला हाँ जी जानता हूं। और उन्होंने पीछे से मुझे अंदर ढकेल दिया। आज की जो मेरी अवस्था है ना यहाँ पे खड़े होने की, वही है। क्योंकि आपने पैम्फलेट में देखा होगा, नाम डॉक्टर विनय जी सहस्त्रबुद्धे का है। वो आने वाले थे, अचानक उनको दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए तैरने का काम आज मेरे ऊपर है। जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन। बहुत बार इस विषय को लेकर आज भी बाहर की दुनिया में क्या क्या चलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या क्या चलता है, वो हम देखते हैं। और दूसरा और एक तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बाहर की दुनिया, मतलब ये दुनिया में क्या चल रहा है वो होता है, अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है उसका बहुत ही लोग कम सोचते हैं। होलिस्टिक नाम पर मैं इस विषय में बाहर की दुनिया के ओर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत लोग उसी के बारे में बोलते हैं, चर्चा करते हैं। अंदर की दुनिया के होलिस्टिक अप्रोच कैसा होना चाहिए, इस विषय पर मुझे आप सबका ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक समझता हूं। क्या होता है अपने अंदर में? अपनी व्यक्तिमत्व का जब हम विचार करते हैं, अपने ही व्यक्तिमत्व के विविध पहलू, विविध स्तर हमेशा होते ही हैं। हम इधर सभी बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, शरीर अपना यहां पे है। शरीर के साथ साथ अपनी सांस भी यहीं पे चल रही है। शरीर के साथ सांस भी रहेगी। अपने व्यक्तिमत्व के ये दो स्तर हो गए। तो यहां क्या नहीं है? क्या नहीं है? आपको क्या लगता है? मन नहीं है। कहां है? कहीं और बाहर जाता है। और हमेशा मन ऐसा बाहर भटकता हुआ रहता है। वो भी मन अपने व्यक्तिमत्व का एक स्तर है। और उसी स्तर के आधार पर मन के साथ साथ बुद्धि भी रहती है। अंतरंग का भाग है। महर्षि पतंजलि ने अपने व्यक्तिमत्व को दो स्तर में विभागा है, एक बाह्य रंग और एक अंतरंग। बाह्य रंग में शरीर और सांस हो गया, अंतरंग में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो हम सब जानते ही है, चित्त है। ये चार हो गए, ये दो हो गए, बाह्य रंग और अंतरंग के मिला के। और सातवां जो स्तर है वो अपना स्वयं, आत्मा कहे, चैतन्य कहे, ये सभी अपने साथ में है। और सातों के सातों जब भी एक साथ रहेंगे तभी उसका होलिस्टिक अप्रोच तैयार हो जाता है। ये सात स्तर की विविधता शरीर और श्वास के हम तो सभी जानते हैं, उसलिए मैं उसमें ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। अंतरंग के बारे में क्या है? अंतरंग के बारे में जब भी अपने सामने कोई चुनौतियां आती है, किसी का चयन करना है, तो जो अंतरंग का जो भाग काम करता है उसको हम मन कहते हैं। चलो मुझे 10 गाने आते हैं, अभी आपके सामने मुझे कोई ना कोई गाना प्रस्तुत करना है, तो उसमें से मैं कौन सा गाना चयन करूं
ये जब भी मेरे अंतरंग के सामने आता है, उसमें जो चयन का कार्यक्रम है, इतने पर्याय विविध मेरे पास उपलब्ध है, वो मन के सामने रहते हैं। तो अंतरंग के उस भाग को जो कार्यक्षम उस समय है, उसको मन कहते हैं। फिर मैं चयन करता हूं कि चलो एक ये गाना हम प्रस्तुत करेंगे। तो जब ये चयन करने का कार्य है, वो अंतरंग के जिस भाग का है उसको हम बुद्धि बोलते हैं कि उसने चयन कर दिया, ये करना है मुझे, तो उसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि ने मुझे ये गाना चयन कर दिया, मुझे और 9 गाने भी आते हैं, लेकिन जब तक मेरा ये एक गाना पूरा नहीं होता है, तब तक बाकी 9 गानों की एक भी पंक्ति मैं इसमें बीच में नहीं गाऊंगा। ये जो कार्य अंतरंग का जो भाग करता है, उसको चित्त बोलते हैं। क्योंकि वही अनुसंधान रखता है कि चलो भाई तेरे को ये एक ही गाना कहना है, बाकी दूसरे 9 गाने चाहे तुझे कंठस्थ हो तो भी नहीं करने हैं। तो वो चित्त है। और चित्त का वैशिष्ट्य यह है कि चित्त की हमेशा 5 वृत्तियां रहती है, जो महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजलि योग सूत्र में उसको एक सूत्र में ऐसे रख दिया, सुसूत्रीकरण करके रख दिया। और हमारी परंपरा ये बहुत पुरानी है, 5000 हो या 7000 सालों की भी हो सकती है। महर्षि पतंजलि ने 2500 साल पहले उसको इकट्ठा कर दिया। और महर्षि पतंजलि ने ये चित्त के वैशिष्ट जो बताए, उसमें पहला वैशिष्ट उन्होंने बताया कि वो चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, उसमें से पहली वृत्ति है प्रमाण, प्रूफ। चित्त सभी समय कोई ना कोई प्रमाण मांगता है, प्रूफ मांगता है। जब भी आप स्कूल में या किधर भी पढ़ाते हैं रहेंगे, उस समय आपके नजर में आएगा कि जो भी बच्चा करता है, बच्चों का खेल भी देखिए, खेलते समय भी वो एक दूसरे के साथ बातें करते समय भी, झगड़ते समय भी बोलते हैं, क्या प्रूफ है तेरे पास, क्या प्रमाण है तेरे पास। प्रमाण के भी 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। समूह में सामने, मेरे सामने मैं अग्नि को देख रहा हूं, दूसरे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। लेकिन मुझे अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन केवल धुआं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं ये जान पाता हूं कि धुआं है, इसका अर्थ है अग्नि होगा, अप्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी हम अपने विद्यार्थियों के साथ में शिक्षा की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, उस समय ये चित्तवृत्तियों का ध्यान रखते हुए, ऐसे ये सभी चित्तवृत्तियों के साथ हम उसका विकास कैसे कर पाएंगे, ये हमारे मन में हमें रखना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया प्रमाण। दूसरा हो गया विकल्प। क्या है विकल्प? विकल्प फैंटेसी है, जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी विकल्प के साथ हम उसको यदि कहते हैं तो वो शिक्षा का एक माध्यम बन जाता है। कैसे? 50 साल पहले यदि कोई आपको बोलता होगा कि चलो यहां से 2000 किलोमीटर दूरी तक जो भी एक आदमी है उसके साथ में आप बात कर सकते हैं, शायद आपको बोलते होंगे ये क्या पागल आदमी है, असंभव की बात है। लेकिन किसी आदमी ने ये विकल्प को मन में रखा कि हाँ ये होना चाहिए, 2000 किलोमीटर तक दूरी क्यों ना हो, मैं उसके साथ बात करूंगा। और आज मोबाइल है सबके पास। 50 साल पहले मोबाइल सोच में नहीं था, आज मोबाइल के बिना किसी की सोच नहीं है। ये विकल्प है। मैं तो उसको और पीछे जाना चाहता हूं। महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र बैठे हुए थे उनकी प्रासाद में, और धृतराष्ट्र जी तो अंध थे, इसलिए संजय क्या क्या घटना हो रही है युद्ध भूमि पर वो धृतराष्ट्र जी को बता रहा था। हो सकता है किसी ने यह पढ़ा होगा, उसके मन में आया होगा कि मैं भी ऐसा करूंगा, चाहे किधर भी कुछ न चलता होगा, मैं मेरे घर पे बैठकर उसको देखूंगा। और टीवी का जन्म हो गया। तो ऐसे ही विकल्प जब मन में रखते हैं तो ही शिक्षा का एक बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए बच्चों के सामने ऐसे विकल्प भी रखना जरूरी है। किसी के सामने ये होना चाहिए कि चलो मैं ऐसी एक सीढ़ी बना
चाहूंगा कि जिसके लिए वो चांद तक जाने के लिए मैं सीढ़ी के ऊपर चला जाऊंगा, होने तो उसको मन में ये विकल्प। आज मैं अस्तित्व में वो नहीं है, हो सकता है कल हो जाएगा, क्योंकि जो दो उदाहरण मैंने बताए वो अस्तित्व में नहीं थे, फिर भी हो गए। तो इसके लिए ऐसे विकल्प उनके सामने यदि रखते हैं तो भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम उनको मिल जाता है। मन में उनका विचार शुरू हो जाता है और चित्त में ये वृत्ति में ये धारण करते हैं कि चलो ऐसे विकल्प के साथ मैं जीऊंगा और एक ना एक दिन ये विकल्प को मैं सत्य में लाऊंगा जो आज अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे भी उनके विकल्पों के साथ में जीना उनको सिखाना जरूरी है। तीसरी बात है विपर्याय। चित्त की वृत्ति ही है विपर्याय। विपर्याय में क्या होता है, बहुत बार गलत ज्ञान जो है वो ही मन में रह जाता है, उसको भी निकालने की आवश्यकता रहती है। और अपने यहाँ अध्यात्म में बहुत अच्छा उदाहरण उसके लिए जो बताया जाता है, हमेशा अंधेरे में जब भी कोई रस्सी रास्ते पे गिरी हुई है, लगता है कि वहां सांप है, जब तक उसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश होता नहीं तब तक वो सांप रहता है। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो समझता है अरे ये सांप नहीं है, ये तो डोरी है। तो उसके लिए उसका भी ऐसा विपर्याय भी जो हो वो भी एक शिक्षा का माध्यम है। जो भी गलतफहमियां हैं उनको भी निकालना पड़ेगा, तो ही असल में ज्ञान क्या है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए उसका भी हमें पर्याय के रूप में और शिक्षण के रूप में, शिक्षा के रूप में उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। चौथा जो बुद्धि चित्त का जो चौथा अंग है वो आता है स्मृति। स्मृति में आजकल बहुत सी परीक्षाएं जो भी ली जाती है वो स्मृति के ऊपर आधारित होती है। जो पहले 3 पहलू जो मैंने बताए उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान रहता है। जो भी एग्जामिनेशन होती है, एग्जाम में जो होता है आपकी टेस्ट जो होती है वो आपके स्मरण शक्ति की होती है। स्मृति में आपके कितना है, क्या है। स्मृति का एक वैशिष्ट्य है कि उसमें सबसे ज्यादा जो समाया जाता है वो जो नकारात्मक जो भी होता है ना वो ज्यादा होता है। निगेटिव वैल्यूज वो उसमें ज्यादा आती है। आपको यदि कोई 10 अच्छे गुण आपके बताएं और लेकिन जाते समय एक में बोला कि अरे ये ठीक है लेकिन आपका जो नाक है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं है, वो थोड़ा जरा और अच्छा बनना था, आप पूरे दिन भर अपने नाक की ही याद करते बैठेंगे, चाहे वो 10 चीजें अच्छी क्यों न बताए। ये स्मृति का वैशिष्ट्य है, उसको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। उसका भी उपयोग है क्योंकि अपने पास में स्मृति है, इसीलिए ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप घर जा पाएंगे, नहीं तो नहीं घर जा पाएंगे। कैसा संभव है। तो स्मृति का भी उपयोग है, लेकिन स्मृति का उपयोग की मर्यादाओं का भी ध्यान रखते हुए शिक्षा पद्धति में अपने को ये स्मृति का भी क्या उपयोग करना है और उसकी मर्यादाएं क्या है उसका भी ध्यान देकर उस पर भी पढ़ाई करना जरूरी है। और ये जब भी 4 जो चित्त के मैंने वैशिष्ट पहलू बताए उसमें से अभी जो 5वां जो है वो है निद्रा, स्लीप। वो भी एक चित्त का पहलू है और वो भी बहुत बड़ा अत्यावश्यक है। जब ये 4 में हमेशा चित्त कहीं ना कहीं रह जाता है और जब एक रहता है तो उस समय दूसरा नहीं रहता है। प्रमाण होता है तो उस समय विकल्प नहीं होता है, विकल्प होता है तो विपर्याय नहीं होता है, विपर्याय है तो उस समय स्मृति होगी नहीं होगी पता नहीं। तो उसके लिए ये चारों में जब चित्त हमेशा घूमते रहता है वो सभी जब चित्त श्रांत हो जाता है तो उसको विश्रांति की आवश्यकता होती है, उसमें निद्रा की आवश्यकता है। और इसलिए निद्रा भी अपने शिक्षा का भाग होना चाहिए। निद्रा भी कैसी करे क्योंकि वो भी विश्राम है और वो भी आवश्यक है। उसी के कारण चित्त को नई ऊर्जा प्रदान होती है, तो वो भी अत्यावश्यक है। और इसलिए जब भी हम ये पूरे की पूरी शिक्षा पद्धति में केवल बाह्य स्वरूप का नहीं, ये अंतरंग का भी पूरा होलिस्टिक अप्रोच जब भी लेते हैं तो अपनी शिक्षा पद्धति पूरी हो पाएगी। और उसमें हमारे जैसे, हम भारतीयों जैसे समृद्ध दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। फिर भी हम पश्चिम की तरफ
आंख खोल कर देखना चाहते हैं कि वहां क्या चल रहा है। वो देखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उधर के देखने के नहीं, लेकिन अपनी समृद्ध परंपरा को भी देखकर उसको लेते हुए, ध्यान में लेते हुए और उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हुए जब हम शिक्षा का साधन अपने साथ में जुटेंगे, तभी अपने यहाँ की शिक्षा होलिस्टिक अप्रोच पूरी की पूरी अच्छी तरह से हो पाएगी। शिक्षा में आजकल के दिन में बहुत सी बातें चलती है, एथिक्स क्या है और वैल्यूज क्या है। हमेशा ये चर्चा आपने भी सुनी होगी, बहुत सी सुनी होगी। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एथिक्स और वैल्यूज में आपको क्या फर्क लगता है फर्क या नहीं है? है, क्या है? एक भौतिक है, अच्छा ये अच्छा एक और कुछ बहुत ही अच्छा बताया चाणक्य जी ने। और कुछ values are principle, maybe coming out of situation, very right, yes। और कुछ Sir, हाँ, ethics make us think what is right, right, and values make us act. okay, very nice। और किसी ने बोला? हाँ जी, Actually, both are collaborative. Ethics is the practice. just a minute sir। Both are collaborative. Ethics is the practice and value whatever they are inside our inside things. Okay। हाँ जी, Values are principle based and ethics is the part of life, the code of conduct. okay, it is a code of, very nice। तो उसमें एक हो गया कि एथिक्स जो है, I would put it in a different way little bit, ethics is the path whereas value is the goal। जब भी मैं समय पे यहाँ पे आना है, 9 बजे आना है, और ऐसे कार्यक्रम में जिधर मुझे जाना है, 9 बजे का यदि कार्यक्रम है तो 9 के 5 मिनट पहले मैं वहां पे जाऊं, आई एम एथिकल। मैं जा रहा हूं ऐसे 5 मिनट पहले जाकर वहां पे पहुंचता हूं, एथिकल, एथिक्स में आ जाता है। जब भी ये मेरा इतने बार हो जाता है और हमेशा मैं 9 के पहले वहां पे जाता हूं, देन इट बिकम्स माय वैल्यू दैट आई एम पंक्चुअल। मैं समय पे जाने वाला आदमी हूं, ये मेरा वैल्यू बन जाता है, वैल्यू बेस्ड बन जाता है। सभी लोगों ने आपने वही बताया। तो इसीलिए एथिक्स इज द पाथ वेयर वैल्यू इज द गोल। तो जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं, शिक्षण के यहाँ मूल्यों की जरूरत है, वो अपना गोल है, उसके लिए कोई ना कोई छोटे छोटे हमें ऐसे पहलू बनाने पड़ेंगे जिसको पार करते करते वो वैल्यूज तक अपना विद्यार्थी जाकर पहुंचेगा। पूना से यदि मैंने बंबई जाना है और रास्ते पे चलो लोनावाड़ा लग गया, तो मुझे समझ में आता है हाँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, सो आई विल रीच मुंबई, दैट इज माय अल्टीमेट गोल, से आफ्टर 2 आवर्स। तो पाथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और पाथ का ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के पहुंचने के लिए ये मेरे टप्पे हैं। उधर तक मैं पहले पहुंचूंगा, और जब रास्ते में ये गांव लगते हैं मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरा रास्ता सही है। तो ऐसे एथिकल वैल्यूज का भी, एथिक्स का भी शिक्षा जब भी हम देते हैं, उस समय अपने आप हम उनको वैल्यूज की तरफ जाने के लिए, अल्टीमेट गोल जो है अपना उधर जाने के लिए, उनको सभी बच्चों को प्रवृत्त करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे अपने यहाँ की जो संस्कृति में जो भी अनमोल रत्न है, उस अनमोल रत्न को ध्यान रखते हुए महर्षि पतंजलि ने जो उनके योग सूत्रों में ये चित्त के गुण बताए और चित्त के विविध पहलू बताकर जो एक शिक्षा पद्धति अपने को दी है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और एथिक्स और वैल्यूज ये दोनों का भी साथ साथ कैसे चले, ये उसका वैल्यूज की तरफ जो हमें जाना है, बच्चों के जीवन में जो वैल्यूज का हमें एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसके आधार पर यदि हम काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अपने भारत भूमि को
जो भी हम अच्छे दिन लाना चाहते हैं, फिर से हमें जो गुरुस्थान उसको जो देना चाहते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मेरा निवेदन समाप्त करने के पहले मैं आपके सबके सामने एक छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूं। आपका सभी का साथ चाहता हूं। आपको सबको चिन्ह और चिक में फर्क मालूम है। ये चिन्ह है, ये चिक है। मेरा आपसे सभी से प्रार्थना है, आप अपना अपना हाथ ऐसा करें और उंगली यहां रखें। ठीक है, सभी ने रख दिया? और रखने के बाद में अभी डायरेक्टली आपके चिन्ह के ऊपर उंगली के रखें। कहां रखा है आपने? हाँ, मैंने क्या बताया? चिन्ह के ऊपर बताया। आपने कहां रखा है? हाँ, अभी नीचे नीचे आ गया ना। मैं आपको यही बताना चाहता था, विद्यार्थी जो है ना, जो आप करते हैं उसको करते हैं, जो आप बोलते हैं उसको नहीं करते हैं। उसके लिए वो आपको करना जरूरी है। यदि उनको वैल्यू सिखाना है, आपको पहले वैल्यू के साथ जीना पड़ेगा, तो आप उनको सिखा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।